अर्नव गुस्से में समायरा के कमरे से बाहर चला जाता है और समायरा वहां हैरान खड़ी रहती है। उसे ये बात समझने में वक्त लग रहा था कि अर्नव ने अभी अभी उससे क्या कहा और वो इस पर कैसे रिएक्ट करे। अब तक उसने अपनी लाइफ में सिर्फ दुश्मनी और लड़ाई ही देखी थी, लेकिन आज जो वो देख रही थी वो तो कुछ और ही था। इधर अर्नव गुस्से में घर से बाहर आ जाता है और अपने कैजुअल कपड़ों में ही अपने ऑफिस चला जाता है। सभी अर्नव को इस तरह से ऑफिस में देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन अर्नव के चेहरे पर गुस्सा देखकर कोई उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता। अर्नव ज्यादातर शांत ही रहता था। ऑफिस के लोगों ने उसका ये रूप अभी अभी देखा था। रात हो चुकी थी। युवराज और सुहानी युवराज के कमरे में थे। युवराज लैपटॉप पर काम कर रहा था और सुहानी अपने हाथ में बुक रखे कुछ सोच रही थी। युवराज की नजरें बीच बीच में सुहानी पर जा रही थी। युवराज लैपटॉप पर काम करते हुए कहता है, अगर पढ़ना नहीं है तो बुक बंद कर दो। युवराज की आवाज से सुहानी का ध्यान टूटता है। वो उठकर युवराज के पास जाकर बैठ जाती है और उससे कहती है, युवराज सर, आपको पता है मुझे क्या लगता है? युवराज लैपटॉप को ही देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, अगर आप सुनेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। आपकी नजर तो लैपटॉप पर है। युवराज कहता है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं कानों से सुनता हूं, आंखों से नहीं। सुहानी फेक स्माइल के साथ कहती है, हा हा, वेरी फनी। युवराज सुहानी की बात पर कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो अपने काम में कुछ ज्यादा ही बिजी था, लेकिन सुहानी भी कहां चुप रहने वालों में से थी। वो आगे कहती है, युवराज सर, मुझे लगता है कि अर्नव सर समायरा को पसंद करते हैं। युवराज कहता है, तो? अब सुहानी को युवराज का इस तरह इग्नोर करना इरिटेट कर रहा था। वो युवराज का लैपटॉप लेते हुए कहती है, आपको नहीं लगता कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए? अब युवराज सुहानी को देखते हुए कहता है, हम उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं? सुहानी युवराज से चिढ़ते हुए कहती है, युवराज सर, आपने देखा नहीं क्या आज समायरा को आपके साथ देखकर अर्नव सर कितना गुस्सा हो रहे थे? और समायरा भी तो ज्वालामुखी से कम नहीं है। बेचारे अर्नव सर उसे कैसे कन्विंस करेंगे? हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता है, सुहानी, एएसपी सिंह खुद समझदार है, वो अपने इश्यूज हैंडल कर सकता है और दो लोगों के बीच में तीसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तुम क्यों अर्नव के लिए इतना परेशान हो रही हो? सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि समायरा भी आपकी तरह अर्नव सर को इतने टाइम तक वेट कराए। युवराज भी चिढ़कर कहता है, तुम मुझे ये सब सुनाना कब बंद करोगी? सुहानी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ कहती है, मैं तो ये ताना आपको हमारे बच्चों के सामने भी मारूंगी। ये सुनकर युवराज खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। वो हंसते हुए कहता है, तुमने अभी से बच्चों के बारे में भी सोच लिया है? सुहानी कहती है, हाँ, मैंने तो ये भी सोच लिया है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे। युवराज सुहानी के हाथ से बुक लेकर उसके सर पर हल्का सा मारते हुए कहता है, पहले खुद बड़ी होकर कुछ बन जाओ, फिर बच्चों के बारे में सोचना। ये कहते हुए युवराज अपना लैपटॉप लेता है और फिर से काम करने लगता है। इधर अर्नव अभी भी ऑफिस में ही बैठा था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि अब वो गिल्टी फील कर रहा था। अर्नव खुद से कहता है, ये मुझे क्या हो गया था? मैं किसी पॉजेसिव टीनेजर की तरह क्यों बिहेव कर रहा हूं? समायरा एक इंडिपेंडेंट लड़की है। उसे किससे मिलना है, किससे बात करनी है, ये उसका डिसीजन है। मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। मैंने बिना मतलब ही उसे इतना कुछ सुना दिया। कहीं उसे ऐसा ना लगने लगे कि मैं उसे अपने साथ रख रहा हूं, इसलिए उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहा हूं। आई थिंक मुझे समायरा को सॉरी कहना चाहिए। अगर उसे युवराज पसंद है तो। ये कहते हुए अर्नव खामोश हो जाता है। कुछ ही देर में वो वापस अपने घर आ जाता है। समायरा इस वक्त लिविंग एरिया में बैठी थी।
उसके चेहरे से ये बात जाहिर नहीं हो रही थी, लेकिन वो अर्नव का ही वेट कर रही थी। समायरा को बार बार अर्नव का गुस्से से लाल चेहरा याद आ रहा था। अर्नव इससे पहले इतना लेट कभी नहीं हुआ था। जब अर्नव लिविंग एरिया में आता है तो उसकी नजर समायरा पर पड़ती है। समायरा भी अर्नव को देखकर काउच से उठ जाती है। अर्नव इस वक्त समायरा को ही देख रहा था और समायरा अपनी नजरें इधर उधर दौड़ा रही थी। आज समायरा को अर्नव की आंखों में देखने से दिक्कत हो रही थी। उसका दिल भी जोरों से धड़क रहा था। अर्नव समायरा से कहता है, समायरा, आई एम सॉरी। अर्नव के ऐसा कहते ही समायरा अब अर्नव की आंखों में देखती है। समायरा की बड़ी बड़ी आंखें अपने चेहरे पर जमे देखकर अब अर्नव नर्वस होने लगता है। वो आगे कहता है, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस वक्त काफी गुस्से में था, इसलिए मैंने वो सब कह दिया। समायरा इस बात पर कुछ नहीं कहती, वो बस अर्नव को देख रही थी। अर्नव अपनी बात करेक्ट करते हुए कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आई रियली लाइक यू, बट आई प्रॉमिस आगे से मैं तुम्हें किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। तो क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये कहते हुए अर्नव नर्वस होकर समायरा को देखने लगता है। समायरा कहती है, मुझे भूख लग रही है। अर्नव अपना मुंह बनाकर कहता है, क्या? समायरा फिर से कहती है, मुझे भूख लग रही है। अर्नव हड़बड़ाते हुए कहता है, ओह ठीक है, चलो खाना खाते हैं। ये कहकर अर्नव डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है और समायरा उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अर्नव डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, भूख लगी है, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा था और समायरा को खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। समायरा उस वक्त उस ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहती थी। इसकी वजह से उसने भूख का बहाना बनाया था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। अर्नव और समायरा डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी थी। अर्नव बीच बीच में तिरछी नजरों से समायरा को देख रहा था, लेकिन समायरा की नजर अभी भी खाने पर ही थी। समायरा थोड़ा झिझकती हुई कहती है, जिसने उस रात मुझ पर अटैक किया था वो मेरी बहन है। समायरा की बात पूरी होते ही अर्नव लगभग चीखते हुए कहता है, क्या? समायरा हाँ में अपना सर हिला देती है। अर्नव आगे कहता है, तुम्हारी बहन तुम्हें क्यों मारना चाहती है? समायरा अर्नव के इस सवाल पर खामोश रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी अर्नव को कैसे समझाए। उसे पहली बार ये डर भी लग रहा था कि ये सब जानकर अर्नव उसके बारे में क्या सोचेगा। समायरा अर्नव को बताना शुरू करती है, मेरी माँ का नाम रक्षा था। वो एक अनाथ थी और छोटी उम्र में ही वो सब कुछ छोड़कर हिमालय चली गई थी, क्योंकि उन्हें शक्तियों की तलाश थी। इसी दौरान वो मेरे पिता से मिली, जो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, और फिर मेरा जन्म हुआ। मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब से मुझे होश आया था, मैंने अपने साथ माँ और दृष्टा को ही देखा था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि वो मेरी बहन है और उसके पिता एक अघोरी थे। वो बचपन से ही मुझसे अलग रहती थी। हम दोनों साथ में माँ से जादू सीखते थे। माँ हमेशा कहती थी कि मैं ज्यादा काबिल हूं, और ये बात उसे पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे हम दोनों के तंत्र करने का तरीका अपने आप बदलता गया। मैं साधना और ध्यान करती थी और वो काला जादू और बलि देती थी। शायद हमारे पिता अलग थे, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। समय के साथ उसकी हैवानियत बढ़ती जा रही थी। पहले वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए जानवरों को मारती थी, फिर धीरे धीरे उसने इंसानों को मारना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बाद वो एक आदमखोर इंसान बन गई थी। किसी जानवर की तरह लोगों को मारने लगी थी, और इसी वजह से उसकी शक्तियां एक आम तांत्रिक से कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी।
एक रात जब मैं अपने कमरे में ध्यान कर रही थी तो मुझे माँ के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने जाकर देखा तो माँ जमीन पर पड़ी थी और दृष्टा उनके ऊपर बैठकर अपने नाखूनों से माँ का शरीर काट रही थी। ये देखकर मैंने उसे माँ से दूर किया तो उसने मुझ पर भी हमला किया। उस दिन हम दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। हमने बचपन से जो भी सीखा था सब कुछ एक दूसरे पर इस्तेमाल कर दिया और अंत में मैं उसे रोकने में कामयाब हो गई। उस दिन वो मुझसे हार कर हमेशा के लिए चली गई थी। उसके बाद मैंने उसे उस रात देखा जब उसने मुझ पर हमला किया। दृष्टा समय के साथ और भी खतरनाक और हैवान बन चुकी है। वो यहाँ मुझे मारकर अपना बदला लेने आई है। अर्नव बड़े ध्यान से समायरा की बातें सुन रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि समायरा का बचपन इतना भयानक था। वो समझ गया था कि शायद समायरा इसी वजह से रात को नहीं सोती। ये सब बताते हुए समायरा का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों की उदासी अर्नव देख पा रहा था। अर्नव समायरा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, इट्स ओके, जो होना था वो हो चुका है, लेकिन आई प्रॉमिस आगे चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अर्नव के ऐसा कहने पर समायरा एक नजर अर्नव को देखती है और फिर अपने एक हाथ के ऊपर रखे अर्नव के हाथ को। अगली सुबह युवराज अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहा था। सुहानी हमेशा की तरह उसके ऑफिस में उसके सामने ही बैठी हुई थी। सुहानी भी कुछ फाइल्स चेक कर रही थी। तभी युवराज के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर युवराज की नजर सीसीटीवी फुटेज पर जाती है। युवराज देखता है कि उसके केबिन के बाहर अर्नव खड़ा है। युवराज कहता है, प्लीज कम इन। अर्नव कैबिन के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही युवराज उसे सीट ऑफर करता है और अर्नव युवराज के सामने ही बैठ जाता है। अर्नव को देखकर सुहानी मुस्कुराते हुए उससे कहती है, गुड मॉर्निंग अर्नव सर। अर्नव भी मुस्कुराते हुए सुहानी से कहता है, गुड मॉर्निंग सुहानी, कैसी हो तुम? सुहानी कहती है, मैं अच्छी हूं। तभी युवराज सुहानी से कहता है, सुहानी मुझे एएसपी सिंह से कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी ऑफिस से बाहर चली जाती है। अर्नव एक एनवलप युवराज के डेस्क पर रखकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर युवराज, ये 5 अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट्स है और सभी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिस्टर यशवंत दीवान ही आपके बायोलॉजिकल फादर हैं। युवराज उन रिपोर्ट्स को देखने लगता है और उसके दिमाग में कुछ दिन पहले हुए इंसिडेंट्स चलने लगते हैं। युवराज ने विवेक से कहा था कि वो यशवंत दीवान के कुछ बाल चुपके से लेकर आए, जिससे युवराज उनका और अपना डीएनए टेस्ट करवा सके। युवराज ने अर्नव को कॉल करके उससे यही फेवर मांगा था कि बिना किसी के जाने अर्नव ये टेस्ट अपने अप्रोच से कराए। युवराज ये काम खुद नहीं कराना चाहता था क्योंकि उसके डैड अब वापस आ चुके थे और वो नहीं जानता था कि कंपनी में कौन उसके लिए लॉयल है और कौन उसके डैड के लिए। युवराज उन रिपोर्ट्स को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। युवराज को देखते हुए अर्नव अपने मन में कहता है, इस युवराज दीवान के दिमाग में चल क्या रहा है? आखिर क्यों युवराज ने अपने और मिस्टर दीवान का डीएनए टेस्ट कराया था? क्या चल रहा है उसके दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवराज उन रिपोर्ट्स को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अर्नव की नजर इस वक्त युवराज पर थी। वो युवराज को देखते हुए सोचता है, इस युवराज दीवान के दिमाग में चल क्या रहा है? ऐसी क्या बात हो गई कि अपने पैदा होने के इतने साल बाद इसे ये जानना है कि यशवंत दीवान सच में इसके डैड हैं या नहीं? अर्नव हर तरह से अपना दिमाग दौड़ा रहा था, लेकिन वो युवराज के इंटेंशन को समझ नहीं पा रहा था। इधर युवराज के दिमाग में उन पेपर्स को देखते हुए उस रात का सीन चल रहा था जिस रात भैरवनाथ ने युवराज को उस साए से आजाद कराने की कोशिश की थी।
युवराज अंधेरी रात में भैरवनाथ का दिया कलश लेकर जंगल से होते हुए नदी की तरफ बढ़ रहा था। तभी युवराज को पीछे से एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है। युवराज। आवाज सुनकर युवराज पीछे मुड़ता है और वो साया तेजी से आकर युवराज को हिट कर देता है। इससे युवराज कई मीटर दूर जाकर गिर जाता है और उसके हाथ में रखा कलश टूट जाता है। इसके बाद युवराज भागते हुए वापस भैरवनाथ के पास जाता है। जब वो भैरवनाथ के पास पहुंचता है तो देखता है कि भैरवनाथ उस हवन कुंड के पास बेहोश पड़ा था। अगले ही पल युवराज की नजर हवन कुंड के दूसरी तरफ जाती है और वहां का नजारा देखकर युवराज की सांसें रुक जाती हैं। हवन कुंड के अर्णव अपने मन में आ रहे इन
और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए उसके फोरहेड पर एक किस कर देता है। युवराज सुहानी के चेहरे को हाथ में लिए उसे प्यार से देखते हुए कहता है, घर चले? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, लेकिन अभी तो टाइम नहीं हुआ है ना? युवराज कहता है, आज थोड़ा थक गया हूं। सुहानी कहती है, ठीक है, फिर चलते हैं। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर ऑफिस से बाहर चला जाता है। आज ड्राइव करते हुए युवराज सुहानी से एक शब्द भी नहीं कह रहा था। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो युवराज को इतना परेशान कर रही है। युवराज का आंसू से भीगा चेहरा सुहानी के जहन में बार बार आ रहा था। तभी वो अपनी सीट बेल्ट निकालती है और युवराज का एक हाथ पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। सुहानी जानती थी कि उसका युवराज के पास होना युवराज को बहुत सुकून देता है। सुहानी का ऐसा करते ही युवराज के परेशान चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो फिर से सुहानी के सर पर एक किस करता है। युवराज इसी तरह से ड्राइव कर रहा था और सुहानी ने उसके कंधे पर अपना सर रखा हुआ था। तभी अर्नव की कार युवराज के सामने से गुजरती है और अर्नव उन दोनों को साथ में इस तरह से देख लेता है। उन दोनों को इस तरह से साथ देखकर अर्नव चौंक जाता है। वो इस वक्त किसी काम से बाहर गया हुआ था और वापस अपने ऑफिस जा रहा था। अर्नव ड्राइव करते हुए काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए खुद से कहता है, युवराज और सुहानी इस तरह से एक साथ? कुछ देर खामोश होकर अर्नव आगे कहता है, जहां तक मैंने युवराज के बारे में सुना है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का इंसान है। मैंने कभी लड़कियों के साथ उसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी है। अगर वो सुहानी के साथ इस तरह से है, मतलब उसके और सुहानी के बीच जरूर कुछ होगा और शायद इसीलिए युवराज सुहानी के डैड की कंपनी फिर से स्टार्ट कर रहा है। ओह गॉड, ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सुहानी तो हर वक्त युवराज के साथ होती है। ये सब कहते हुए अर्नव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो खुश होकर कहता है, इसका मतलब युवराज और समायरा के बीच कुछ नहीं है। अर्नव अपनी कार ऑफिस के बाहर रोक देता है। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कई दिनों से इस बात को लेकर परेशान था कि कहीं युवराज और समायरा के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है। तभी अर्नव को याद आता है कि कल रात समायरा ने उसे अपने पास्ट के बारे में काफी कुछ बताया था और उसने युवराज के साथ उसके घर जाने से भी मना कर दिया था। अर्नव को एहसास हो रहा था कि समायरा अब उस पर भरोसा करने लगी है और शायद उसके साथ ही रहना चाहती है। ये सब सोचते हुए अर्नव की खुशी बढ़ती जा रही थी। वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने कार से बाहर निकलता है। तभी गोपाल भागते हुए उसके पास आता है। गोपाल अर्नव के कल के मूड को याद कर रुक जाता है। वो काफी डरा हुआ था। वो डर से हकलाते हुए अर्नव से कहता है, सर आप अकेले क्यों चले गए थे? मैं बस पहुंच गया था। गोपाल से थोड़ी ही दूर अमन भी खड़ा था, जो बस अर्नव के गोपाल पर बरसने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उन दोनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नव का मूड अब पूरी तरह से बदल गया है। अर्नव गोपाल की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर गोपाल और भी डर जाता है। अर्नव जाकर गोपाल को जोर से हक करके कहता है, वो मुझ पर भरोसा करती है और मेरे साथ ही रहना चाहती है। और फिर गोपाल से अलग होकर ऑफिस के अंदर चला जाता है। अर्नव के जाने के बाद गोपाल शौक में किसी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह जाता है। उसने तो आज सोच लिया था कि शायद आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा, लेकिन अर्नव के इस तरह उसे गले लगाने से गोपाल भी सदमे में था। गोपाल को वहां फ्रीज हुआ देखकर अमन उसके पास आकर कहता है, ये अर्नव सर को क्या हुआ? कल तो एंग्री यंग मैन बने घूम रहे थे और आज इतने खुश हैं कि आपको गले लगा लिया। गोपाल उसी सदमे में अमन से कहता है, अब सर को शादी कर लेना चाहिए, उनकी उम्र हो रही है, मुझे उनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। गोपाल उसी तरह से वहां खड़ा रहता है और अमन गोपाल को हैरानी से घूरता रहता है।
इधर युवराज और सुहानी दीवान विला पहुंच जाते हैं। इस वक्त शाम नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी युवराज सुहानी को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। युवराज सुहानी का हाथ थामे हुए उसे निशा के रूम में ले जाता है, जहां निशा और विवेक बैठे कुछ नोट्स बना रहे थे। वो दोनों युवराज के वहां आते ही उठकर खड़े हो जाते हैं। युवराज सुहानी से कहता है, तुम कुछ देर यहीं रहो, मुझे डैड से कुछ जरूरी बात करनी है। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है और युवराज वहां से बाहर चला जाता है। निशा के रूम से निकलकर युवराज सीधा यशवंत के रूम की तरफ बढ़ जाता है। युवराज बिना नॉक किए यशवंत के रूम के अंदर आ जाता है। यशवंत रेस्टिंग चेयर पर अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो भी अपनी आंखें खोल लेते हैं। अपने सामने युवराज को देखकर यशवंत भी उठते हुए कहते हैं, बेटा तुम यहाँ, कुछ काम था? यशवंत देख सकते थे कि उसके सामने खड़ा युवराज इस वक्त बहुत गुस्से में है। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। युवराज का गुस्सा देखकर यशवंत भी घबरा जाते हैं। युवराज एक नजर यशवंत को देखता है और फिर उनके कबर्ड की तरफ बढ़ता है। युवराज उस कबर्ड को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कबर्ड लॉक था। युवराज को कबर्ड के पास देखकर यशवंत की घबराहट कई गुना बढ़ जाती है। वो फौरन युवराज के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहते हैं, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। युवराज कबर्ड के हैंडल पकड़कर जोर से खींच देता है। युवराज के ऐसा करते ही कबर्ड का दरवाजा टूटकर युवराज के हाथ में आ जाता है। ये देखकर यशवंत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो डर से हकलाते हुए कहते हैं, बेटा तुम। यशवंत इतना ही कह पाए थे, तभी युवराज उनके कबर्ड का सारा सामान निकालकर बाहर फेंकने लगता है। यशवंत बार बार युवराज को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। युवराज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस वक्त गुस्से से पागल हो गया है। सारा सामान कबर्ड से बाहर फेंकने के बाद युवराज कबर्ड के अंदर लगातार पंच मारने लगता है। यशवंत को एहसास हो गया था कि युवराज क्या करने की कोशिश कर रहा है। युवराज के 3 से 4 पंच से ही यशवंत का कबर्ड टूट जाता है और उसके अंदर एक कमरा दिखाई देने लगता है। क्या था उस कमरे में, जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ कर्स्ड लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लेकिन आज युवराज का इरादा कुछ और। यशवंत ने अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रखने के लिए अपने कबर्ड के अंदर एक रूम बनवाया हुआ था, जिसके बारे में युवराज पहले से जानता था, लेकिन उसने कभी अपने डैड की प्राइवेसी में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज युवराज का इरादा कुछ और ही था। युवराज फौरन कमरे के अंदर चला जाता है और यशवंत उसके पीछे पीछे उसे रोकने की कोशिश करते हुए अंदर चले जाते हैं। युवराज गुस्से में वहां रखे सारे फाइल्स फेंकना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस कमरे में कुछ ढूंढ रहा है। कुछ ही देर में उस कमरे में रखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन युवराज को वो नहीं मिला था जिसकी उसे तलाश थी। तभी युवराज की नजर एक लॉकर पर जाती है, जो एक शेल्फ के ऊपर इस तरह से रखा गया था कि वो किसी के नजर में ना आए। जैसे ही युवराज की नजर उस लॉकर पर जाती है, यशवंत की हालत और खराब हो जाती है। वो डर से कांपने लगते हैं। युवराज उस लॉकर की तरफ बढ़ता है और उसे नीचे उतार लेता है। इस बार यशवंत युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहते हैं, युवराज नहीं। यशवंत के ऐसा करते ही युवराज यशवंत की तरफ देखता है। युवराज के इस गुस्से से भरी नजर से यशवंत भी डर जाते हैं और फौरन 2 कदम पीछे हो जाते हैं। इस वक्त वो युवराज से कुछ दूर खड़े कांप रहे थे और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। युवराज उस लॉकर को देखता है। वो एक बहुत मजबूत लॉकर था, जिसे सिर्फ पासवर्ड से ही खोला जा सकता था। युवराज बिना कुछ सोचे अपनी पूरी ताकत लगाकर एक पंच उस लॉकर पर मारता है। युवराज के ऐसा करते ही वो मजबूत लॉकर बुरी तरह से डैमेज होकर टूट जाता है। युवराज फौरन उसे खोलकर देखता है
उसके अंदर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। युवराज उन डॉक्यूमेंट्स से एक पुराना पेपर उठाकर देखने लगता है। वो युवराज का बर्थ सर्टिफिकेट था, जिस पर फादर की जगह यशवंत दीवान और मदर की जगह सावित्री दीवान लिखा था। उस पेपर के ठीक नीचे एक पुरानी तस्वीर थी, जो युवराज के बचपन की तस्वीर थी। उस समय युवराज लगभग 6 से 7 महीने का था और यशवंत ने उसे अपनी गोद में लिया हुआ था। यशवंत के साथ एक औरत बैठी थी। युवराज उस औरत पर अपनी उंगली पॉइंट करते हुए यशवंत से कहता है, कौन है ये? यशवंत कोई जवाब नहीं देते। वो बस भीगी आंखों से वहां खामोश खड़े रहते हैं। यशवंत को खामोश देखकर युवराज का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ने लगता है और वो जोर से चीखते हुए कहता है, कौन है ये औरत? अब युवराज के आंखों की पुतलियां लाल हो चुकी थी। ये सब देखकर यशवंत बहुत डर जाते हैं और घबराहट में उनके मुंह से निकल जाता है, तुम्हारी माँ। ये कहते ही यशवंत के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देने लगता है। वो समझ गए थे कि उनके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। युवराज गुस्से में यशवंत की आंखों में देखते हुए कहता है, अगर ये मेरी माँ है तो जो इतने सालों से मेरी माँ बनकर मेरे साथ रह रही थी वो कौन है? यशवंत इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने चेहरे पर डर लिए हुए युवराज को देखने लगते हैं। युवराज भी गुस्से से यशवंत को ही देख रहा था और उसके दिमाग में उस रात का सीन चल रहा था, जिस रात वो सुहानी के साथ उन अस्थियों को नदी में बहाने के लिए लेकर गया था। उस रात जब सुहानी ने उन अस्थियों को नदी में बहा दिया था, तब युवराज और तंत्रा कमजोर होकर घुटने के बल एक दूसरे के सामने थे। इससे पहले तंत्रा युवराज को कंट्रोल कर सकती थी, जिस वजह से युवराज कभी उस तांत्रिक का चेहरा नहीं देख पाता था। लेकिन अब उसका कंट्रोल युवराज से खत्म हो चुका था। युवराज वहां बैठे नीचे देख रहा था। तभी उस तांत्रिक के चारों तरफ काला धुआं फैलने लगता है। ये देखकर युवराज अपनी नजरें ऊपर उठाता है और उसकी नजर तंत्रा के चेहरे पर पड़ती है। युवराज ने पहली बार तंत्रा का चेहरा देखा था। वो और कोई नहीं, युवराज की माँ थी, जिसे युवराज ने ट्रीटमेंट के लिए मुंबई भेजा था। बचपन से युवराज की बस एक ही कमजोरी थी और वो थी उसकी माँ। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। जिस रात युवराज ने देखा कि तंत्रा उसकी माँ है, उस रात युवराज पूरी तरह से टूट गया था। फिर भी वो खुद को संभालते हुए समायरा और पद्मिनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खुद को बहुत कंट्रोल करने के बाद आखिर उस रात युवराज का गुस्सा और उसका दर्द सुहानी के सामने बाहर आ ही गया। अब युवराज ये भी नहीं जानता था कि आखिर वो है कौन, इसीलिए उसने अपना और अपने डैड का डीएनए टेस्ट कराया था और उसे पता चला कि यशवंत दीवान ही उसके डैड हैं। अब युवराज को अपनी माँ के बारे में जानना था, इसीलिए उसने इस तरह से यशवंत के कबर्ड की तलाशी ली। उसे पूरा यकीन था कि उस कबर्ड में युवराज को जरूर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। यही सब सोचते हुए युवराज गुस्से से यशवंत को घूर रहा था, लेकिन यशवंत युवराज के सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। युवराज का गुस्सा और उसकी लाल आंखें देखकर यशवंत डर गए थे। यशवंत को इस तरह घबराया देखकर युवराज फिर से खुद को शांत करता है। युवराज अपनी आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांस अंदर लेता है। ऐसा करने के बाद युवराज अपनी आंखें खोल लेता है और अब उसकी आंख बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। युवराज शांत होकर यशवंत की तरफ बढ़ता है और उनसे कहता है, डैड, अब आपको मुझे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यशवंत आंखों में आंसू लिए पीछे हटने लगते हैं। कुछ ही पलों में वो पीछे दीवार से टकरा जाते हैं और नीचे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। युवराज को भी अपने डैड को इस तरह से देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो यशवंत के पास बैठकर उन्हें समझाते हुए कहता है, डैड, अगर अब आपने मुझे सच नहीं बताया तो ये सब और भी बिगड़ता चला जाएगा। यशवंत खुद को शांत करते हुए कहते हैं, वो औरत
जो इतने सालों से हमारे साथ रह रही थी, वो तुम्हारी माँ नहीं है। उसी ने मुझे मजबूर किया था कि उस रात मैं तुम्हें उस विशिंग वेल के पास लेकर जाऊं। उस रात जब मैं तुम्हें वहां लेकर गया तो उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके उस साए को जागृत कर दिया। तुम उसके लिए बहुत जरूरी थे, इसीलिए वो तांत्रिक और वो साया हमेशा तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखना चाहते थे। इसीलिए वो तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे साथ रहने लगी और वही शुभ्रा को केयर टेकर बनाकर इस घर में लेकर आई थी। यशवंत की बात सुनकर युवराज कहता है, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और मेरी असली माँ कहाँ है? यशवंत रोते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारी मॉम कहाँ है। युवराज सवालिया नजरों से यशवंत को देखने लगता है। यशवंत आगे कहते हैं, उस तांत्रिक ने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया था और उसे मारने की धमकी देकर मुझसे ये सब काम कराया। मुझे नहीं पता कि उसने तुम्हारी माँ को जिंदा रखा भी है या नहीं। युवराज को यशवंत की बातें ठीक से समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, डैड, मुझे शुरू से सब कुछ जानना है, सब कुछ। मैं कौन हूँ और मैं ऐसा क्यों हूँ? यशवंत अपने आंसू पोंछते हैं और युवराज से अपनी बातें कहना शुरू करते हैं। ये बात कई साल पहले की है। यशवंत का परिवार देहरादून में रहता था और एक एक्सीडेंट में उनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। उस एक्सीडेंट से यशवंत पूरी तरह से टूट गए थे और देहरादून छोड़कर शिमला आ गए थे। रात के 9 बजे एक बस शिमला के बस स्टैंड पर रुकती है और यशवंत बस से बाहर आते हैं। उस समय शिमला इतना डेवलप नहीं हुआ था। चारों तरफ हरा भरा जंगल फैला हुआ था। बस से उतरकर यशवंत शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। रात हो गई थी और चारों तरफ बस सन्नाटा था। यशवंत अभी भी बहुत उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। न उनके पास कोई रहने की जगह थी और ना ही कोई फ्यूचर प्लान। वो बस अपने दर्दनाक पास्ट से भागते हुए शिमला आ गए थे। यशवंत उदास चेहरे के साथ जंगल के बीच बनी कच्ची सड़क पर चल रहे थे। तभी उन्हें जंगल के आसपास की झाड़ियों से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजें सुनकर यशवंत के कदम रुक जाते हैं और वो उन झाड़ियों की तरफ देखते हैं। उन्हें जंगल के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिख रही थी और वो चमकती हुई चीज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। कुछ ही देर में वो समझ जाते हैं कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं, भेड़ियों की आंखें हैं। ये देखकर यशवंत डर जाते हैं। कुछ ही देर में लगभग 10 से 12 भेड़िए जंगल से बाहर रोड पर आ जाते हैं। यशवंत को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। रात हो चुकी थी, इसलिए अब उस रास्ते से कोई गुजर भी नहीं रहा था जिससे वो मदद मांग सके। उस रोड पर एक तरफ यशवंत खड़े थे और दूसरी तरफ वो भेड़िए जो यशवंत पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक भेड़िया यशवंत पर अटैक करते हुए उन पर झपटता है। ये देखकर यशवंत डर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन वो भेड़िया यशवंत से कुछ इंच दूर किसी इनविजिबल चीज से टकराकर वहीं गिर जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे यशवंत के सामने कोई अदृश्य दीवार हो। यशवंत ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन उन्हें अंदाजा हो गया था कि वो भेड़िया उन पर अटैक नहीं कर पाया है। ये एहसास होते ही वो अपनी आंखें खोलते हैं। वो देखते हैं कि सारे भेड़िए उनकी तरफ देखकर गुस्से से गुर्रा रहे थे और कुछ ही पलों में वो सब डरकर वहां से चले जाते हैं। यशवंत को समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी वहां क्या हुआ। तभी उन्हें एहसास होता है जैसे उनके पीछे कोई खड़ा है। वो फौरन पीछे मुड़ जाते हैं। पीछे मुड़ते ही यशवंत जो देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने सफेद कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। यशवंत बिना पल के झपकाए उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो लड़की भी यशवंत को ही देख रही थी।
जब यशवंत उस लड़की से कुछ नहीं कहते तो वो लड़की वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो लड़की जाने के लिए पीछे मुड़ती है, यशवंत उसका हाथ पकड़कर उससे कहते हैं, कौन हो तुम और क्या तुमने मुझे इन भेड़ियों से बचाया? वो लड़की कहती है, आपको क्या लगता है यहाँ मेरे अलावा कोई और भी है जो आपको बचा सकता है? यशवंत उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहते हैं, लेकिन तुमने ये कैसे किया? वो लड़की कहती है, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हो? यशवंत कहते हैं, हाँ। वो लड़की कहती है, चलो मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। ये कहते हुए वो लड़की उस कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगती है। यशवंत भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। पूरे रास्ते यशवंत उससे कई सवाल कर रहे थे, लेकिन वो लड़की उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों एक अनाथ आश्रम तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो लड़की कहती है, शहर आ चुका है, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर वो लड़की अपना नाम बताकर अनाथ आश्रम के अंदर चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद यशवंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, सावित्री। यशवंत सावित्री से और भी बातें करना चाहते थे, लेकिन वो अब अंदर जा चुकी थी। उनके मन में कई सवाल थे जो वो उस लड़की से पूछना चाहते थे, लेकिन वो लड़की उनके किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। इसके बाद यशवंत शिमला में ही रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें काम मिल गया और धीरे धीरे वो शिमला में सेटल हो गए। फिर उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और वो भी ठीक ठाक चल पड़ा। इस दौरान यशवंत हर रोज उस अनाथ आश्रम के पास आते थे, जहां गेट के बाहर से वो बस एक नजर सावित्री को देखकर वहां से चले जाते थे। उस गेट के बाहर से अनाथ आश्रम का गार्डन दिखता था, जहां बैठकर सावित्री बच्चों को खेलते हुए देखा करती थी। सावित्री भी यशवंत का हर रोज आकर उसे देखना नोटिस करती थी। ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। यशवंत एक शाम हिम्मत करके अनाथ आश्रम के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि सावित्री हमेशा की तरह गार्डन में अकेले बैठे छोटे बच्चों को खेलते हुए बड़े प्यार से देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है, सावित्री। वो आवाज सुनकर सावित्री पीछे मुड़ती है तो देखती है कि पीछे यशवंत खड़े थे। उन्हें देखकर सावित्री थोड़ी चौंक जाती है। यशवंत सावित्री की आंखों में देखते हुए कहते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यशवंत उस रात के बाद आज दूसरी बार सावित्री से बात कर रहे थे। पिछले 1 साल में उन दोनों ने बिल्कुल भी बात नहीं की थी। बस हर रोज यशवंत सावित्री को एक नजर देखकर चले जाते थे और उसी वक्त सावित्री की नजर भी यशवंत पर चली जाती थी। यशवंत की बात सुनकर सावित्री हैरानी से उन्हें देखने लगती है। यशवंत की आंखें भी सावित्री के खूबसूरत चेहरे पर जम सी गई थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद सावित्री कहती है, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? यशवंत कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सावित्री हैरानी से यशवंत को देखते हुए उनसे कहती है, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। आप ये तक नहीं जानते कि मैं कौन हूं। यशवंत कहते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। मैं बस ये जानता हूं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। यशवंत के ऐसा कहने पर सावित्री उन्हें कुछ देर बस देखती रहती है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सावित्री के इस तरह बिना कुछ कहे चले जाने से यशवंत का दिल टूट जाता है। उन्हें लगता है जैसे सावित्री का जवाब ना है। वो उदास मन से उस अनाथ आश्रम से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन सावित्री फिर से उसी गार्डन में बैठी थी, लेकिन आज उसे यशवंत कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
यशवंत को वहां ना देखकर सावित्री भी उदास हो जाती है। पिछले 1 साल से उसे भी हर रोज गेट के बाहर खड़े यशवंत को देखने की आदत हो चुकी थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है और सावित्री ने यशवंत को नहीं देखा था। एक शाम यशवंत नदी किनारे बैठे लहरों को देख रहे थे। तभी उन्हें पीछे से एक मीठी सी आवाज सुनाई देती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये आवाज सुनकर यशवंत के उदास चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो बिना पीछे मुड़े कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सावित्री कहती है, क्यों? नदी के किनारे सिर्फ आप ही आ सकते हैं। यशवंत के चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। सावित्री आगे बढ़कर यशवंत के पास बैठ जाती है। यशवंत सावित्री को देखते हैं। पूरे 1 महीने बाद आज वो सावित्री को देख रहे थे। उनकी नजर आज फिर से सावित्री के चेहरे पर जाकर रुक गई थी। सावित्री भी यशवंत को देखना चाह रही थी और आज वो उन्हें जी भरकर देख रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी नजर एक दूसरे से हटाकर नदी को देखने लगते हैं। सावित्री नदी को देखते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यशवंत कहते हैं, कहो। सावित्री कहती है, मैं एक आम इंसान नहीं हूं। यशवंत बड़ी सरलता से कहते हैं, मैं जानता हूं। सावित्री उन्हें हैरानी से देखने लगती है। वो आगे कहती है, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? यशवंत कहते हैं, नहीं, और अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं पूछूंगा भी नहीं। सावित्री कहती है, मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन वक्त आने पर, और शायद वो वक्त हमारी शादी के बहुत बाद आए। यशवंत कहते हैं, कोई बात नहीं। तभी उन्हें एहसास होता है कि सावित्री ने उन दोनों की शादी की बात की है, तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। यशवंत सावित्री के दोनों हाथ पकड़कर खुशी से कहते हैं, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? सावित्री अपनी पलकें झपका देती है। यशवंत खुशी से सावित्री को गले लगा लेते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी शादी हो जाती है और सावित्री अनाथ आश्रम से यशवंत के घर चली जाती हैं। यशवंत को सावित्री के साथ रहते हुए कुछ अलग एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन वो कभी सावित्री से कोई सवाल नहीं करते। कुछ समय बाद सावित्री प्रेग्नेंट हो जाती हैं और युवराज का जन्म होता है। यशवंत युवराज और सावित्री के साथ बहुत खुश थे। एक बार फिर से उन्हें अपना परिवार मिल गया था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि सावित्री कौन है और कहां से आई है। वो बस इतना जानते थे कि सावित्री उनकी बीवी है और उनके बच्चे की माँ है, जो उन दोनों से बहुत प्यार करती है। वो तीनों बहुत खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। तभी एक रात, ये कहते हुए यशवंत खामोश हो जाते हैं। युवराज यशवंत को देखते हुए कहता है, डैड, एक रात क्या? यशवंत अपनी आंखों में खौफ लिए कहते हैं, फिर एक रात वो आ गई। यशवंत का चेहरा देखकर युवराज समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रही हैं। युवराज का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो जाता है और वो यशवंत से कहता है, फिर आगे क्या हुआ? यशवंत उस रात को याद करते हुए कहते हैं, रात का वक्त था। हम दोनों डिनर करने के बाद अपने रूम में जाकर तुम्हारे साथ खेल रहे थे। तुम तब सिर्फ 6 मंथ के थे। युवराज बेड पर लेटा था और यशवंत और सावित्री उसके पास बैठे थे। युवराज अपने मॉम डैड को देखकर स्माइल कर रहा था। स्माइल करते हुए युवराज की आंखों की पुतलियां एक पल के लिए लाल होकर फिर से काली हो जाती हैं। ये देखकर यशवंत के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है, लेकिन सावित्री अभी भी युवराज को बड़े प्यार से देख रही थी। यशवंत हैरानी से सावित्री को देखने लगते हैं। सावित्री यशवंत के मन में आ रहे सवालों को समझ जाती है। वो कहती है, मुझे लगता है कि अब आपका सब कुछ जानने का वक्त आ गया है। यशवंत सावित्री को सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। सावित्री आगे कहती है,
यशवंत, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। मुझ में कुछ शक्तियां हैं और वही शक्तियां हमारे युवराज के पास भी हैं। मैं यहाँ किसी खास मकसद से आई थी और वो मकसद हमारा युवराज पूरा करेगा। यशवंत क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा मकसद और हमारा युवराज, लेकिन क्यों? सावित्री यशवंत के सवाल का जवाब देने ही वाली होती हैं, तभी उन्हें एक जोर की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर यशवंत और सावित्री दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन युवराज अभी भी बेड पर लेटे हुए खेल रहा था। सावित्री घबराते हुए कहती है, वो आवाज? यशवंत कहते हैं, ये तो दरवाजे की टूटने की आवाज है। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगते हैं। तभी सावित्री उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए कहती है, रुकिए। यशवंत कहते हैं, क्या हुआ सावित्री? मुझे बाहर जाकर देखने दो कि वहां हो क्या रहा है। सावित्री घबराते हुए यशवंत से कहती है, वो युवराज के लिए आई है। हमारे बच्चे की जान खतरे में है। आपको इसे लेकर यहां से जाना होगा। मैं तब तक उसे रोक कर रखती हूँ। सावित्री की बात सुनकर यशवंत घबरा जाते हैं। वो सावित्री को मना करते हुए कहते हैं, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो और जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम दोनों को हाथ भी नहीं लगा सकता। सावित्री यशवंत को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। सावित्री इतना ही कह पाई थी, तभी उसके बेडरूम का दरवाजा टूट जाता है। यशवंत सावित्री के सामने खड़े हो जाते हैं, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों। दरवाजा टूटते ही बाहर से काला धुआं अंदर आने लगता है और उसके साथ साथ काले कपड़ों में तंत्रा अंदर आ जाती है। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसे देखते ही यशवंत घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सावित्री के सामने से नहीं हटते। उसे देखकर सावित्री के चेहरे पर डर और गुस्सा एक साथ दिखने लगता है। तंत्रा वहां आते ही अपना हाथ यशवंत की तरफ बढ़ाती है। उसके ऐसा करते ही यशवंत अपनी जगह से हटकर दीवार से टकरा जाते हैं। इससे यशवंत को बहुत चोट लगती है और वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। तंत्रा फिर से यशवंत की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी सावित्री उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सावित्री को देखकर तंत्रा अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी भयानक आवाज में कहती है, मुझे वो बच्चा चाहिए। सावित्री गुस्से में तंत्रा को घूरते हुए कहती है, उसके लिए तुझको मुझे मारना होगा। ये कहते हुए सावित्री की आंखों की पुतलियां लाल हो जाती हैं। यशवंत ये सब देखकर बहुत हैरान और डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। इन सबसे अनजान युवराज अभी भी बेड पर लेटा खेल रहा था। सावित्री की बात सुनकर वो तांत्रिक गुस्से में कहती है, मुझे लगा था कि ये काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन हमेशा की तरह तू फिर से मेरे रास्ते में आ रही है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो तंत्रा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अगले ही पल उसके सामने पीली रोशनी का एक बड़ा सा गोला आ जाता है। तंत्रा उस गोले से सामने खड़ी सावित्री पर हमला कर देती है, लेकिन वो पीली रोशनी सावित्री तक पहुंचने से पहले ही गायब हो जाती है। अब सावित्री अपना हाथ तंत्रा की तरफ बढ़ा देती है, लेकिन अभी भी सावित्री तंत्रा से कुछ फीट दूर खड़ी थी। सावित्री के ऐसा करते ही तंत्रा अपना गला पकड़ लेती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका गला दबा रही हो, जिससे उसका दम घुट रहा था। कुछ ही देर में वो तांत्रिक असहाय होकर दीवार से सट जाती है। यशवंत ये सब बड़ी हैरानी से देख रहे थे। उनकी इस वक्त सावित्री के करीब जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी तंत्रा अपनी कमर से कटार निकालती है और उसे हवा में उछाल देती है। उसके ऐसा करते ही वो कटार युवराज के गले के नजदीक जाकर हवा में ही रुक जाती है। अब उस कटार की नोक युवराज के गले पर टिकी थी। ये देखकर सावित्री डर जाती है और अपना हाथ नीचे कर लेती है,
यशवंत भी ये देखकर घबरा जाते हैं। वो दोनों जैसे ही युवराज की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तंत्रा गुस्से से गुर्राती हुई कहती है, अगर तुम लोगों ने उसकी तरफ एक भी कदम बढ़ाया तो मेरी कटार उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देगी। सावित्री और यशवंत एक साथ चीखते हुए कहते हैं, नहीं। क्या हुआ था आगे? क्या किया था तंत्रा ने युवराज और सावित्री के साथ? आखिर क्या वजह थी कि यशवंत दीवान ने तंत्रा को सावित्री की पहचान दी थी? कहाँ है सावित्री? जानने के लिए सुनते रहिए साया, अ गर्ल्स लव स्टोरी, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तंत्रा की बात सुनकर सावित्री और यशवंत दोनों ही अपनी जगह पर रुक जाते हैं और नम आंखों से युवराज को देखने लगते हैं। अगले ही पल तंत्रा के शरीर से काला धुआं तेजी से सावित्री की तरफ बढ़ते हुए उसे छू लेता है। ऐसा होते ही सावित्री दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर जाती है और छटपटाने लगती है। ये देखकर यशवंत तंत्रा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उन्हें भी दीवार से सटा देती है। अब यशवंत दीवार से चिपक चुके थे और बहुत कोशिश करने के बाद भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इधर सावित्री दर्द से चीखते हुए जमीन पर पड़ी थी। धीरे धीरे उसके शरीर से खून बहने लगा था। ये नजारा देखकर तंत्रा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो युवराज की तरफ बढ़ने लगती है। तंत्रा युवराज के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और उसे एक डेविल स्माइल के साथ देखने लगती है। वो तांत्रिक अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके युवराज के गले पर रखे कटार को अपने हाथ में लेकर उससे युवराज को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठा लेती है। जैसे ही वो कटार युवराज के शरीर के पास पहुंचता है, तंत्रा पूरे फोर्स से पीछे की तरफ जाकर गिर जाती है। ये देखकर सावित्री थोड़ी शांत होती है। तंत्रा गुस्से में अपनी जगह से उठती है और फिर से युवराज को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो युवराज को मार नहीं पाती। तंत्रा यशवंत की तरफ देखती है, जो इस वक्त दीवार से सटा हुआ था। तंत्रा यशवंत के पास जाकर उससे कहती है, मैं फिर से वापस आऊंगी। ये कहकर वो दरवाजे से बाहर चली जाती है। सावित्री भी जमीन से घसीटते हुए अपने आप तंत्रा के पीछे पीछे जाने लगती है। यशवंत ये सब देखकर जोर जोर से चीखते हुए रो रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये बताते हुए यशवंत प्रेजेंट में आ जाते हैं। यशवंत की आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन युवराज अभी गुस्से में था। वो अपने डैड कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, डैड, फिर वो वापस कब आई? यशवंत आगे कहते हैं, उसके अगले दिन मैंने सावित्री को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर अगली रात वो हमारे पास आई और उसने मुझसे कहा कि मैं उसे सावित्री की पहचान देकर अपने साथ रखूं, जिससे वो हर वक्त तुम्हारे साथ रह सके। उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो सावित्री को मार देगी। इसके बाद उसने मुझसे हर वो काम कराया जो मैं नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैं उस रात तुम्हें उस विशिंग वेल के पास लेकर गया था और उसने तुम्हारा इस्तेमाल करके उस साए को आजाद कर दिया। युवराज कहता है, डैड, ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यशवंत कहते हैं, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा तो वो सावित्री को मार देगी। युवराज आगे कहता है, क्या मॉम जिंदा है? यशवंत कहते हैं, मुझे नहीं पता। युवराज कुछ सोचते हुए कहता है, क्या मॉम ने कभी आपको ये बताया था कि उनका मकसद क्या था? यशवंत ना में सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मैंने उससे कभी कोई सवाल नहीं किया और आज मुझे इस बात के लिए बहुत अफसोस है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारी मॉम कौन है और वो कहाँ से आई थी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारी मॉम की वजह से हैं और तुम उससे कई ज्यादा पावरफुल हो। सारी बातें सुनकर युवराज यशवंत को उठाकर उन्हें उनके कमरे में ले आता है
और उनसे आराम करने को कहकर वहां से चला जाता है। युवराज अब बिल्कुल अकेले रहना चाहता था, लेकिन चाहकर भी वो सुहानी को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। इसीलिए वो कुछ देर के लिए टेरेस पर चला जाता है और वहां से शिमला के घने जंगल को देखने लगता है। युवराज का मन जहां ये सोचकर बेचैन था कि शायद उसकी मॉम उस तांत्रिक के कब्जे में है, तो वहीं ये सोचकर शांत भी था कि वो तंत्रा का बेटा नहीं है। पिछले कुछ दिन युवराज के लिए बहुत भारी थे। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं वो उस हैवान तंत्रा का बेटा तो नहीं है जो इतने सारे लोगों की मौत की जिम्मेदार है। युवराज ने ये सोच लिया था कि अब वो अपनी माँ को ढूंढेगा और उन्हें तंत्रा की कैद से आजाद करेगा, लेकिन अब तक वो ये तक नहीं जानता था कि सच में उसकी माँ जिंदा है भी या नहीं। कुछ देर छत पर रहने के बाद युवराज नीचे आ जाता है। युवराज कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता। उसका रूम अंदर से लॉक है। युवराज रूम नॉक करते हुए कहता है, सुहानी, क्या तुम अंदर हो? तभी कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुलता है और सुहानी दरवाजे से अपना सर बाहर निकालकर दबी हुई आवाज में कहती है, युवराज सर, आप कहाँ थे? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। युवराज सुहानी को इस तरह से बिहेव करते देख थोड़ा चौंक जाता है। वो कहता है, तुम यहाँ इस तरह से क्या कर रही हो और तुमने दरवाजा पूरा क्यों नहीं खोला है? सुहानी कहती है, बताती हूँ, पहले आप अपनी आंखें बंद करो। सुहानी की बात सुनकर युवराज की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो सुहानी पर शक करते हुए कहता है, मैं अपनी आंखें क्यों बंद करूं? सुहानी युवराज को डांटते हुए कहती है, युवराज सर, आप मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। युवराज सुहानी को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूं? युवराज को अपनी बात ना मानती देख सुहानी कमरे का दरवाजा पूरा खोले बिना बाहर आती है और युवराज की आंखों में अपना हाथ रखकर कहती है, अब चलो। इस बार युवराज सुहानी से कुछ नहीं कहता। हालांकि उसका मूड आज बहुत खराब था, लेकिन उसकी वजह से वो सुहानी को बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। सुहानी युवराज की आंखें बंद करके उसे कमरे के अंदर ले जाती है। कमरे के अंदर आकर सुहानी युवराज की आंखों से अपना हाथ हटा देती है। जब युवराज की नजर उस कमरे पर पड़ती है तो वो उस कमरे को देखकर चौंक जाता है। सुहानी ने पूरे रूम को डेकोरेट कर रखा था। पूरे कमरे में सिर्फ कैंडल्स जल रहे थे और फ्लोर पर रोज पेटल्स बिछे हुए थे। सुहानी ने अपने और युवराज के लिए एक डिनर डेट ऑर्गेनाइज किया था। पिछले कुछ दिनों से युवराज काफी परेशान था, इसलिए सुहानी उसे अच्छा फील कराना चाहती थी। ये सब देखकर युवराज कुछ पल के लिए अपना स्ट्रेस भूल जाता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद युवराज की नजर सुहानी पर पड़ती है, जो रूम को देखकर बहुत खुश हो रही थी। युवराज सुहानी से कहता है, ये सब तुमने किया? सुहानी कहती है, मैंने अकेले नहीं किया, निशा, विवेक और मिस्टर रॉबिन ने मेरी मदद की। युवराज कहता है, तुमने मेरे बॉडीगार्ड से हमारी डेट अरेंज कराई? सुहानी फिर से चिढ़कर कहती है, मैंने सिर्फ उनकी थोड़ी सी हेल्प ली है। आप मेरा इंटरव्यू बाद में लेते रहना, पहले आप डेट एंजॉय कीजिए। सुहानी इस वक्त अपने अरेंजमेंट से बहुत खुश थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमेशा की तरह वो आज भी ब्लंडर ही करने वाली है। रात के 9 बजे थे। सिद्धार्थ एक शमशान के बाहर खड़ा था। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि इस वक्त वो बहुत परेशान है। उसकी नजर शमशान के अंदर थी। वो देख रहा था कि अंदर एक लाश जल रही है और दृष्टा उस लाश की तरफ तेजी से बढ़ रही है। उसकी आंखों में हैवानियत साफ दिख रही थी। कुछ ही देर में दृष्टा उस जलती हुई लाश के पास पहुंचती है और उसकी जलती लकड़ियों को अपने हाथ से उठाकर फेंकने लगती है। ये करते हुए वो जोर जोर से गुर्रा रही थी। उसके गुर्राने की आवाज पूरे शमशान में गूंज रही थी। कुछ ही देर बाद जलती हुई लकड़ियां शमशान में इधर उधर फैली हुई थी। उन लकड़ियों को हटाने के बाद दृष्टा उस लाश को चिता से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद का सीन देखकर डर से सिद्धार्थ की आंखें बंद हो जाती हैं। वो फौरन अपना मुंह फेरकर दूसरी तरफ देखने लगता है।
ये भयानक सीन देखकर वो खुद से कहता है, कहीं मैंने इस शहर में लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। युवराज और सुहानी युवराज के रूम में थे, जिसे सुहानी ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। युवराज भी ये देखकर काफी खुश था। कुछ देर के लिए वो अपनी सारी टेंशन भूल गया था। सुहानी युवराज को देखते हुए कहती है, युवराज सर, आप अंदर चलोगे या बस यहीं खड़े रहना है? युवराज जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर ऊपर उठाता है, सुहानी कहती है, युवराज सर रुको। सुहानी के कहने पर युवराज के कदम हवा में ही रुक जाते हैं। वो कंफ्यूज होकर सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज पर रौब दिखाते हुए कहती है, नीचे क्या है? युवराज नीचे देखता है। सुहानी ने युवराज के रास्ते पर रोज पेटल्स बिछा रखे थे। युवराज कहता है, रोज पेटल्स हैं? सुहानी कहती है, एग्जैक्टली, आप इन रोज पेटल्स पर फुटवेयर पहनकर चलेंगे तो आप इन्हें फील कैसे करेंगे? आप अपने शूज निकालो। युवराज सुहानी को अजीब सी नजरों से देखता है। वो इस वक्त सुहानी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे अपने शूज निकाल देता है। युवराज के ऐसा करते ही सुहानी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर युवराज भी खुश हो जाता है। इसके बाद युवराज और सुहानी उन रोज पेटल्स पर चलने लगते हैं। वो दोनों बस 3-4 कदम ही चल पाए थे, तभी युवराज के मुंह से हल्की सी आवाज निकलती है, आह! सुहानी युवराज की तरफ देखकर कहती है, क्या हुआ युवराज सर? युवराज कहता है, तुमने ठीक कहा था, अब फील हुआ। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, क्या फील हुआ? युवराज अपना एक पैर उठाकर देखता है। उसके पैर में गुलाब का एक कांटा लग गया था और उससे खून भी बह रहा था। ये देखकर युवराज बिल्कुल रिलैक्स था, लेकिन सुहानी हाइपर हो जाती है। वो घबराते हुए कहती है, युवराज सर, आपको ये कांटा कैसे लग गया? मैंने खुद सारे कांटे रोज से अलग किए थे। युवराज वो कांटा अपने पैर से निकालता है और सुहानी से कहता है, कोई बात नहीं। सुहानी परेशान होकर कहती है, कैसे कोई बात नहीं? आपके पैर से खून बह रहा है। युवराज सुहानी के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, ये बस छोटी सी चोट है, इट्स ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। युवराज के ऐसा कहने पर सुहानी उसका हाथ पकड़कर उसे डिनर टेबल के पास ले आती है। वहां सुहानी ने एक प्रॉपर डिनर अरेंज किया हुआ था। युवराज उसे देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। डिनर टेबल पर एक शैंपेन की बोतल रखी हुई थी। उसे देखकर युवराज कहता है, ये शैंपेन? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ, मुझसे किसी ने कहा था कि डेट पर शैंपेन काफी कूल लगता है। युवराज स्माइल करते हुए कहता है, और ये किसने कहा था? सुहानी कहती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये शैंपेन ओपन करते हैं। ये कहते हुए सुहानी शैंपेन की बोतल को खोलने लगती है। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी सुहानी से वो बोतल ओपन नहीं हो रही थी। ये देखकर युवराज अपना हाथ सुहानी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, लाओ, इसे मैं खोल देता हूँ। सुहानी युवराज को मना करते हुए कहती है, नहीं युवराज सर, ये बस खुल ही गया। ये कहते हुए सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर शैंपेन के उस बोतल की कैप खोल देती है। उसके ऐसा करते ही वो कैप तेजी से युवराज के चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखकर सुहानी बहुत डर जाती है। कैसी होगी युवराज और सुहानी की पहली डेट, जानने के लिए सुनते रहिए साया।